र्यूमर्स हैं एंड आई होप कि ये ट्रू ना हो कि शायद बहुत सारे लोग कह रहे हैं जायसवाल की गलती थी, ही शुड नॉट हैव इनिशिएटेड दैट फिजिकल कॉन्टैक्ट। आई थिंक ही वॉन्ट बी अवेलेबल फॉर द सेकंड टेस्ट मैच, बट आई थिंक वो अगर Hi guys, welcome to another episode of Cricket on Loop. मैं हूँ रोहन नदीम and I'm joined by Mazhar Arshad and we're here to preview the second test between Pakistan and England जो कि Lords में खेला जाएगा, and we'll also take a look at what's happening in the test match between India and Sri Lanka. A lot has been happening there. उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मसले मसाइल हैं उनके ऊपर बात करना शुरू करते हैं, जितनी भी हम कर सकते हैं. मजर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी वंस अगेन. एवरीवनस आस्किंग द सेम क्वेश्चन राइट नाउ, व्हिच इज कि लॉर्ड्स में पाकिस्तान क्या चेंजेस करेगा और क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है और क्या चेंजेस पाकिस्तान को रेस्क्यू कर सकती हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट देयर एंड ऑल्सो टेल अस व्हाई Pakistan should be relieved that they're playing this test match at Lords. देखिए, एक तो सबसे पहले बाबर आजम की जो फिटनेस है उसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई. एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ही विल बी फिट एंड ही विल बी बैक इन द टीम. अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली आई थिंक कि फिर आपको शायद जो ओपनर्स हैं अजान उवैस एंड इमाम उल हक, उनमें से किसी एक को ड्रॉप करना होगा. शान जो है मे बी ओपन कर सकते हैं 3 पे अब्दुल्ला एंड देन 4 पे बाबर. इसके अलावा और जो कुछ र्यूमर्स हैं एंड आई होप कि ये ट्रू ना हो कि शायद गाजी गौरी भी कंटेंशन में है इन प्लेस ऑफ रिजवान, बिकॉज आई थिंक कि रिजवान जो है उनको कंटिन्यू करना चाहिए. इवन दो कि शायद उनकी कीपिंग अब उतनी अच्छी नहीं रही, बट स्टिल एज ए बैटर आई थिंक वो ज़्यादा यूजफुल होंगे. गौरी का इन कंडीशंस में डेब्यू होना वो ज़्यादा उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है. एंड देन आई थिंक पाकिस्तान दे नीड सम पेस. तो मे बी उबैद शाह इन प्लेस ऑफ खुरम शहजाद या मोहम्मद अली. ये कुछ चेंजेस हैं जो कि हम कर सकते हैं. जो आपका आखिरी जो जो पॉइंट था, देखिए लंदन में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, वो ओवल हो या लॉर्ड्स हो. द रीज़न बीइंग कि यहाँ की जो पिचेस हैं वो थोड़ा सा स्लोअर साइड के ऊपर होती हैं. इवन दो कि लास्ट जो लॉर्ड्स में मैच हुआ है उसमें 40 आउट फास्ट बॉलर्स ने किए हैं, बट क्योंकि अभी सीजन का एंड हो रहा है, लॉर्ड्स में पाकिस्तान की अच्छी हिस्ट्री है, आखिरी 2 टेस्ट मैच भी पाकिस्तान यहाँ पे जीता है, तो थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर हो. इससे इन चीज़ों से भी बहुत फर्क पड़ता है. आपकी एक ग्राउंड पे अच्छी हिस्ट्री है, बेशक आपने बहुत साल पहले खेला था वहां पे मैच, 8 साल हो गए हैं अब उस मैच को भी, लेकिन अगेन इस तरह के जो स्टैट्स होते हैं, जो इस तरह के पॉजिटिव रिमाइंडर्स होते हैं, दे डू प्ले अ रोल. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी a little bit different and let's hope कि पाकिस्तान टीम जो है वो उस मोरल को they can find that morale again. Mazhar, you talked about pace and you said Ubaid Shah might come in, but personally अगर आपसे मैं पूछूं, who would you replace and who would Ubaid Shah come in place for? Would it be Khurram Shahzad or would it be someone else, maybe Ali? किसके जगह पे आपको लगता है कि उबैद शाह कैन मेक रूम? देखिए, आई थिंक कि करंटली इन प्लेस ऑफ खुरम शहजाद, क्योंकि अली जो है वो थोड़ा सा बेहतर, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर है, मगर उनका रिदम थोड़ा सा बेहतर दिखाई दिया. और रिसेंटली क्योंकि वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेले हैं, मे बी डिफरेंट फॉर्मेट्स हों, तो कहीं ना कहीं वो आपका एक्सपीरियंस आपको हेल्प कर सकता है. वेस्ट इंडीज सीरीज़ में भी उन्होंने जो है वो अच्छी बॉलिंग की थी. तो आई थिंक कि अगर उबैद शाह आते हैं तो खुरम शहजाद जो है वो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन होंगे टू रिप्लेस उबैद. आई मीन उबैद जो है उनको उनको रिप्लेस कर सकते हैं. बाकी देखें, स्पिनर का भी बता दें, स्पिन एंड पे क्या चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही हैं. साजिद खान के बारे में काफी लोग बात कर रहे हैं, बट डू यू थिंक साजिद खान को भी खिलाना ही चाहिए? और अली उस्मान को तो ऑब्वियसली ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने भी 5 विकेट्स लिए हैं. सो क्या लॉर्ड्स में 2 स्पिनर्स वाला जो मतलब एक कॉल है, कुड दैट बैकफायर, या 3 सीमर्स वाले पे ही कंटिन्यू करेगा पाकिस्तान? देखिए नॉर्मली इंग्लैंड के अंदर 2 स्पिनर्स खिलाए नहीं जाते अंटिल एंड अनलेस कि आपके पास एक क्लियर इंडिकेशन हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न है. इनफैक्ट जब पाकिस्तान पास्ट में अपने जो बहुत एक्सपीरियंस स्पिनर्स होते थे, जिस तरह 2016 में जब यासिर शाह ने यहाँ पर टेस्ट मैच जितवाया था, तो साथ आपको किसी पार्ट टाइमर को यूज़ करना पड़ता था. जिस तरह उस टाइम मोहम्मद हफीज़ थे टीम में, या कोई और इस तरह के रोल में आपके साथ कोई एक ऑलराउंडर हो, जो कि इस टीम में सलमान आगा हो सकते हैं. आई डोंट नो कि रिसेंटली सलमान आगा ने इतनी ज़्यादा बॉलिंग क्यों नहीं की, क्योंकि जब आगा टीम में आए थे आज से 4-5 साल पहले, तो
वो तो एक ऑलराउंडर की कैटेगरी में आए थे, मतलब नंबर 7-8 के ऊपर वो बैटिंग करते थे, तो उसका एक पर्पस ये भी होता था कि यार इनसे हमने कोई 15-20 ओवर्स भी करवाने हैं, वो पाकिस्तान में मैचेस हो या श्रीलंका में हो, तो उसके बाद जाके आगा की जो बॉलिंग है वो बहुत कम हो गई है, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब 2 स्पिनर्स की बात कर रहा है। अगर आगा थोड़ा सा बॉलिंग करते हुए आ रहे होते, इवन दो अगर उन्होंने विकेट्स ना भी ली होती, तो आपके प्लानिंग में एक चीज होती है कि यार अगर हम अली उस्मान को खिला रहे हैं तो साथ हमारे पास सलमान आ गए हैं, तो 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना बहुत अनलाइकली है, क्योंकि फिर आपकी पेस बॉलिंग जो है वो वीक हो जाती है। एब्सोल्युटली आई थिंक ये थोड़ा अनलाइकली होगा, लेकिन ये चेंज तो एक तो ऑब्वियसली चेंज टॉप ऑर्डर में भी मज़र होगा, क्योंकि बाबर आजम अगर खेलते हैं तो फिर आपको ओपनिंग में कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली अब्दुल्ला शफीक को ओपन करवाएंगे, और साथ जो है अब उनके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो किसका आपको लगता है कि बनेगा? विल दे गो विद एक्सपीरियंस ऑफ इमाम उल हक, और विल दे टेक a risk on and will they back the young talent Azan Awais? देखिए, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें तो अब्दुल्ला शफीक को दोबारा ओपन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जब वो ओपन भी करते थे 2022-23 पे, हमने इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि वो ज़्यादा आइडियल है फॉर नंबर 3 पोजीशन। द रीज़न बीइंग कि उनके पास वो एक स्किल है लंबी इनिंग्स खेलने की। देखें, बैटर्स सारे अच्छे होते हैं, मगर जो चीज़ें आपको एक जो डिफरेंस होता है वो आपका एक टेम्परामेंट का होता है कि यार ये हमें पूरा दिन जो है वो बैटिंग करके दे सकता है, पूरा सेशन जो है ये बैटिंग करके दे सकता है इन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसिस। और वो अब्दुल्ला ने दिखाया है कई बार। जिस तरह बाबर में भी ये स्किल है कि वो लंबी बैटिंग किया करते थे, अभी रिसेंटली चले वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो एक तो ये कि आई थिंक अब्दुल्ला अगर खेल रहे हैं तो उनको नंबर 3 पे खेलना चाहिए। अगर आप उनको ओपनर लेकर आएंगे तो वो फिर 30-40 रन के बैटर बन जाएंगे। अगर आपने उनसे सेंचुरीज लेनी है तो उनकी जो आइडियल पोजीशन है वो नंबर 3 है। शान मसूद, आई थिंक कि उनका डोमेस्टिक का इंग्लैंड में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, टॉप ऑर्डर बैटर का, टॉप 3 में पहले वो ओपनर ही थे। आई थिंक कि वो जो है ओपन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से पूछें अजान ओवैस एंड इमामुल हक, तो देखें एक यंगस्टर को जो कि अभी 10 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज कर कर आया है और डेब्यू पे भी 100 की है, उनको अगर आप 3-4 फेलियर्स के बाद ड्रॉप कर देंगे तो ये थोड़ा सा अनफेयर है। इमामुल हक ने इस साल कई ऐसे टेस्ट मैचेस इस वजह से भी खेले हैं कि जो आपके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। जिस तरह बाबर आजम 2 बार इंजर्ड हो गए, अब्दुल्ला फजल इंजर्ड हो गए, शान मसूद इंजर्ड हो गए। तो आई थिंक कि अजान ओवैस, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, ये आपका मुझे अच्छा एक टॉप 4 लग रहा है। Yeah, I agree with you as well on this. Definitely backing Azan Awais, and he has also shown, already has a century, has shown that he can take the innings deep, and we have seen that from him. बस एक हर यंग प्लेयर के लिए एक ड्रीम होता है टू प्ले एट लॉर्ड्स, एंड आई थिंक के दिस वुड बी द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू शो व्हाट ही इज मेड ऑफ. सो एक्साइटेड टू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टेस्ट बैटिंग इन अजान ओवैस. मजर, हमने पाकिस्तान के बारे में बात की, बट थोड़ा सा आई ऑल्सो वांट योर कमेंट ऑन इंग्लैंड. जिस तरह की इस वक्त उनका एक ट्रांजिशनल फेज चल रहा है, वापस जो रूट कैप्टन बने हैं, और उन्होंने पहला टेस्ट बहुत अच्छी कैप्टनसी की है. टैक्टिकली भी ही वाज अवेयर ऑफ हिज प्लेयर्स एंड ही वाज अवेयर ऑफ द कंडीशंस, ऑब्वियसली हैविंग द होम एडवांटेज. खेल भी वो अपने होम ग्राउंड पे रहे थे, बट अभी भी इंग्लैंड क्रिकेट के अराउंड इतनी कंट्रोवर्सीज हैं, एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज. अभी ब्राइटन कार्स की कंट्रोवर्सी आ गई है. बहुत टफ टाइम है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए भी, और ये एक परहैप्स उनकी टीम के अंदर भी कोई इतनी सॉलिड डेप्थ नहीं है टैलेंट की इस पॉइंट इन टाइम पे. आई नो पाकिस्तान क्रिकेट ने उनको बहुत, हमने ऐसा शो कराया कि द ऑपोजिशन इज क्वाइट skilled, but I think you will also agree with me on this कि this England side is not a very highly skilled opposition. So a word on that as well. And जितनी controversies इस वक्त उनकी चल रही हैं, क्या आपको लगता है कि वो थोड़ा सा mentally अब और थोड़ा सा प्रेशर में आए होंगे because of all of the context that is going around right now? देखिए, जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर कोई वीक टीम आती है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया आई थी, पाकिस्तान ने उनको 3-0 हरा दिया T20s हो, या अगर और भी रिसेंटली हमने देखा है कि काफ़ी जो अच्छी टीम्स आती हैं पाकिस्तान, वो अपनी वीक टीम्स के साथ आती हैं. अच्छी टीम से मुराद जो पॉपुलर टीम्स हैं. तो पाकिस्तान उनको हरा के अक्सर समझता है कि यार हमारी टीम ठीक हो गई है. तो मे बी इंग्लैंड जो है वो शायद यही सोच रहा हो कि यार हमने पाकिस्तान को हरा तो दी है, मगर ऑब्वियसली पाकिस्तान अब तो नंबर 9 के ऊपर चले गए हैं, पहले नंबर 8 के ऊपर थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के अंदर.
तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे, यार ठीक है हमने टेस्ट मैच जीत लिया, इनिंग्स से जीत लिया, 3 दिन में ख़त्म हो गया, मगर एक हम वीक ओपोनेंट्स के साथ थे। और आप देखें कि इंग्लैंड की जो बैटिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लॉज नज़र आएंगे। एक तो उनके जो फर्स्ट चॉइस कई प्लेयर्स हैं, जिस तरह जेकब बेथल हैं, वो अवेलेबल नहीं है, बेन स्टोक्स जो हैं वो रिटायर हो गए हैं, ये वाले भी उनके इश्यूज़ हैं। फिर आप देखें लास्ट मैच में भी पाकिस्तान ने जब शुरू में विकेट्स ली थी, वहाँ पे अगर हैरी ब्रुक का कैच हो जाता, जो कि सलमान आगा ने ड्रॉप किया था, तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी। आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान मैच जीत जाता, मगर मे भी थोड़ा सा जो मैच है वो मे बी 4 डेज पे जो है जा सकता था। इसी तरह साउथ शकील ने जो है वो रिव्यू नहीं लिया। तो आई थिंक इंग्लैंड, आई एम प्रीटी श्योर कि इन चीज़ों को देख रहा होगा। बाकी कंट्रोवर्सीज तो वो इंग्लैंड की टीम का हिस्सा है, साथ साथ चलती हैं। हर सीरीज़ या हर साल हमें एक दो उनके कोई इस तरह नाइट क्लब्स के जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और अब ब्राइडन कार्ड्स का भी हो गया है, और आई थिंक ही वॉन्ट बी अवेलेबल फॉर द सेकेंड टेस्ट मैच। बट आई थिंक वो अगर नहीं भी अवेलेबल तो इंग्लैंड की ऑलरेडी इतनी एक अच्छी साइड है कि वो पाकिस्तान को हरा सकती है। Speaking of controversies, let's talk about India and Sri Lanka. The test series that is currently ongoing. We saw a confrontation between Jaiswal and Asita Fernando, and demerit point दोनों को मिल गया है मजर. लेकिन can you tell us what really happened? Because a lot of people have a lot of opinions. बहुत सारे लोग कह रहे हैं जायसवाल की गलती थी. He should not have initiated that physical contact, because वो एक दफा आप टच हो जाओ इस तरीके से, फिर वो आप ही गलत लगते हो. सो थोड़ा सा वो अगर आप हमें बताएं लाइव फुटेज में जो आपने देखा कि हु डू यू थिंक वाज एट फॉल्ट देयर? देखिए अगेन किसी को आई मीन आप गलत नहीं यहाँ पर ठहरा सकते, या आई मीन किसी एक को नहीं आप कह सकते। गलती दोनों की तरफ से होगी। एक स्पेस होती है बॉलर की, एक होती है बैटर की, उसके अंदर अगर आप आएंगे तो ऑब्वियसली फिर इस तरह के आपको इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे। इसी वजह से कहते हैं कि क्रिकेट इज़ नॉट ए कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, और आपने इसमें मैक्सिमम कोशिश करनी होती है कि आप किसी को स्पेशली इन हीट ऑफ मोमेंट जो है आप उसको टच ना करें। अब अगर आप देखें जो हेलमेट उनका जो आगे आया है उसमें असीता फर्नांडो की भी थोड़ी सी जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई थी। आई मीन उनका भी थोड़ा सा सर आगे गया है। तो यहाँ पे फुटेज पे देख के जज करना, कोई कमेंट करना आई थिंक बहुत मुश्किल है। वहाँ पे क्या हो रहा था, किस वजह से जो है वो लड़ाई हुई, आई थिंक इन सब चीज़ों को देखना होता है। बट ये है कि दोनों को जो है वो फाइन भी हुआ है, डीमेरिट पॉइंट्स भी मिले हैं। तो आई होप कि उनके लिए ये एक जो है वो लेसन हो। और अभी रिसेंटली जो ए टीम का टूर था श्रीलंका जब इंडिया गया था उसमें भी हमने देखा था कि सूर्यवंशी जो है उनकी भी इस तरह की थोड़ी सी लड़ाई हुई थी। तो आई थिंक ये थोड़ा सा इंडिया के बैटर्स में या इंडिया की टीम में थोड़ा सा एग्रेशन है। आई डोंट नो कि क्यों है, और मेरा ख्याल है कि जो डीमेरिट पॉइंट्स हैं वो इसलिए रखे गए हैं। और इसके बाद आई थिंक थोड़ा सा प्लेयर्स को जो है वो मोहतात होना चाहिए। आपके अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट कर जाएं तो आपको बैन भी लग सकता है। और इंडिया की तरफ से ये इस तरह की फ्रस्ट्रेशन समझ में आती नहीं है. देर इन अ गुड पोजीशन राइट नाउ, और अच्छे खासे रन उन्होंने बनाए हैं. 503 सॉरी 503 503 इंग्लिश और उर्दू मिक्स हो गई मेरी, सॉरी. 503 एट द लॉस ऑफ 9 विकेट्स उन्होंने डिक्लेयर किया. अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मजर टेस्ट क्रिकेट में अब हम इतनी देखते नहीं है जहां पे एक तरफ जो है वो 2, ढाई, 3 दिन में मैचेस खत्म हो रहे हैं. इन्होंने 2 दिन सिर्फ बैटिंग की आराम से अपना टाइम लेके, एंड दे शोड एवरीवन के बैक होम दिस इज द sentiment, and this is the seriousness that they have towards the longest format, and it's so important to deliver these performances away from home, especially in a context जहाँ पे आपके यंग प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है, आपके सीनियर प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर है. सब ने मजर चिप इन किया. तो 503 वाज एक्सेप्शनल बाय इंडिया. मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से तो बिल्कुल इतना टेम्परामेंट होना कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो सेंचुरीज भी कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं. जिस तरह देवदत्त पाडिक्कल हैं, उन्होंने दोनों मैचेस में जो है वो सेंचुरी की है. और थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि एसएससी की हिस्ट्री भी है कि वो अक्सर जो है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं. बल्कि एक वक्त था यहाँ पे जो है मैचेस ड्रॉ भी होते थे और दोनों टीम्स जो है 500-500 रन करती थी. और बल्कि एक बार इंडिया और श्रीलंका का ही मैच था, तो जो क्यूरेटर है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि आजकल के दौर में भी आप इस तरह की पिचेस प्रोड्यूस करें. तो उसमें उन्होंने तब ये एक्सक्यूज़ दिया था क्यूरेटर ने कि टीम्स ने कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप किए हैं, इस वजह से जो है वो
इतने ज़्यादा रन हुए हैं और मैच का रिजल्ट नहीं आया। तो आई थिंक कि एक तो ग्राउंड की हिस्ट्री ऐसी है, फिर ऑब्वियसली इंडिया की जो बैटिंग है वो भी अच्छी है, उतनी अच्छी नहीं है जो कि आज से 4-5 साल पहले थी उनकी टेस्ट क्रिकेट में, बट स्टिल आई थिंक द लाइक्स ऑफ जेसवाल, पाडिकल, केएल राहुल, शुभमन गिल का नंबर 4 के ऊपर आना, देन पंत, जुरेल, नंबर 6 के ऊपर आई थिंक इस सीरीज के अंदर जो है जडेजा आए हैं। जैन तो जैन हाँ। आई थिंक कि वो एक डिसेंट उनकी बैटिंग है, और थोड़ा सा श्रीलंका जो है वीक ओपोनेंट है, तो फिर भी आई थिंक कि जिस तरह अब आगे इंडिया का भी एक जो है वो सीजन बिजी होगा, बड़ी बड़ी टीम्स ने आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है इंडिया, तो आई थिंक कि उनके बैटर्स के कॉन्फिडेंस के लिए जो है ये चीज़ बहुत अच्छी थी। Absolutely, an exciting test match currently ongoing, and a lot of pressure on Sri Lanka as they try to find answers to the heavy total जो कि इंडिया ने पहले इनिंग्स में पोस्ट किया 503 का। मजर अब थोड़ा सा अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश की तरफ भी, बिकॉज वहां पे हमें लगता है कि एक फ्लिप ऑफ फॉर्च्यून्स हमें देखने को मिला है ऑस्ट्रेलिया का। और मैंने ये अब आई थिंक अपने पहले वाले शो में भी कहा था कि उनकी तरफ से ऐसा ही जवाब आने वाला है जैसा कि उन्होंने डिलीवर किया। ऑस्ट्रेलिया कभी भी हम जब भी उनको खराब परफॉर्मेंसेस देते हुए देखते हैं इन एनी फॉर्मेट, तो उनके पास एटलीस्ट इन द फोरसीएबल फ्यूचर उनके पास कोई ना कोई आंसर, कोई ना कोई जवाब निकल आता है ऑफ हाउ टू बाउंस बैक, बिकॉज दैट्स द ऑजी मेंटालिटी एंड दे शोड दैट versus Bangladesh in the second test and wrapped up the second test in 2 days. बहुत ही short और quick सा test था, लेकिन did you expect this kind of performance from them, especially अगर हम bowling में उनके देखें 64 पे बांग्लादेश को पहली innings में उन्होंने out किया, and then of course batting में भी स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, seasoned performers तो हैं, लेकिन एक होता है कि आप पहले टेस्ट मैच के सेटबैक के बाद और एक हैवी सेटबैक के बाद जवाब कैसे देते हो। बाकी मोस्ट टीम्स वुड गेट अंडर मोर प्रेशर, बट अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेशर, एंड आई थिंक यू कैन सी व्हाई। 100% आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि दे नो हाउ टू मेक कम बैक्स। इनफैक्ट ड्यूरिंग द गेम्स बाज़ औक़ात वो भी ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर कर देते हैं कि जब वो बिल्कुल ही लग रहा हो कि ये मैच हार जाएंगे, जिस तरह एशिस का जो पहला टेस्ट मैच था, लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो डोमिनेट करेगा और इंग्लैंड जीत जाएगा, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो कम बैक किया। इसी तरह जो 2006 में जो एशिस हुई थी उसके अंदर एडिलेड का एक टेस्ट मैच था, उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया था। तो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट को काफ़ी सीरियसली लेता है, और आई थिंक थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि देखिए बांग्लादेश की बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी अगर आप पिछली 3 सीरीज देखें उनकी, तो 3 डिफरेंट फास्ट बॉलर्स ने 5 विकेट्स ली हैं, मगर उनकी बैटिंग ने स्ट्रगल किया है। इनफैक्ट जब वो पाकिस्तान भी आए थे तब भी आप देखेंगे 29 के ऊपर 6 आउट हो गए, उसके बाद आगे चलने एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई, और अभी वार्म अप मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बांग्लादेश की टीम है वो कहीं 50 आउट के ऊपर जो है वो आउट हो गई थी। तो जिस तरह उनके बॉलर्स ने स्टेप अप किया है, आई थिंक बांग्लादेश के लिए जो अगला स्टेप होना चाहिए वो ये है कि आप अपनी बैटिंग को जो है वो कैसे इंप्रूव करना है कि वो दुनिया की बेस्ट टीम्स को जो है वो चैलेंज कर सके। मगर स्टिल आई थिंक बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज नहीं हारे। लास्ट टाइम जब हुई थी सीरीज इन बांग्लादेश, वो सीरीज भी 1-1 ड्रॉ हुई थी, और इन द लास्ट 10 ईयर्स बांग्लादेश के अलावा और कोई ऐसी टीम नहीं है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 सीरीज खेली हो और उन्होंने सीरीज ना हारी हो। अच्छा, इस मैच के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी आया फ्रॉम द बांग्लादेश कैप्टन नाजमुल हसन शांटो। ही हैज सेड कि आई थिंक वी ऑल शुड रिमेंबर दिस टेस्ट मैच, 18 विकेट्स फॉलिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ टेस्ट इन सबकॉन्टिनेंट वुड हैव प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, so I would request you all not to forget when we play next in the subcontinent. I mean that's a big thing to say. कि आपको लगता है कि ये थोड़ा डबल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिला है, ये इस तरह की पिच अगर सब कॉन्टिनेंट में कहीं पे होती और ऑस्ट्रेलिया आती खेलने या कोई भी सेना कंट्री आती खेलने, तो आपको लगता है कि ये इस तरह से अंडर द रेडार होती, जैसे कि आउट ऑफ द रेडार होती जैसे कि इस मैच में रही है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, थोड़ा सा आप कह लें कि क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलता है सब कॉन्टिनेंट में अगर बॉल जो है वो टर्न हो रहा हो, स्पेशली इन द फर्स्ट कपल ऑफ डेज। फास्ट बॉलिंग में क्योंकि ज़्यादा आई मीन मोस्टली जो लोग हैं, जो फैंस हैं, वो थोड़ा सा बायस्ड होते हैं टुवर्ड्स फास्ट बॉलिंग। तो अगर फास्ट बॉलर्स आउट कर भी रहे हो ना, तो शायद वो लोगों को इतना फील नहीं होता। ये आई थिंक एक क्रिकेट की एक साइकी है कि लोग फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा इंजॉय करते हैं।
अच्छा, जहां तक बात है इस चीज की, तो ऑब्वियसली देखें, अगर तो पिच इस तरह की है कि वो 2-3 दिन में रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो फिर तो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए कि वो सब कॉन्टिनेंट में हो या कहीं और हो। लेकिन मैं एक बात यहां पे जरूर करूंगा कि आजकल जो मैचेस 2-3 दिन के अंदर खत्म हो रहे हैं, उसमें सिर्फ पिच का रोल नहीं है, उसमें बैटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है कि बैटिंग की जो स्किल है वो उस तरह से नहीं रही। अभी जो इयन चैपल है, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा है कि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में जो यंग बैटर्स है, उनके लिए टेस्ट बैटिंग स्किल्स डेवलप करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हर प्लेयर जो है, एक तो T20 क्रिकेट ज्यादा खेल कर आ रहा होता है और ज्यादा वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है इन T20 क्रिकेट। और आप ये देखें कि जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के भी मैचेस हुए थे अभी एशेज में, तो उसके अंदर मैच 2 दिन में भी खत्म हुए हैं। अब दुनिया की कोई टीम नहीं चाहेगी कि इतनी हाई प्रोफाइल सीरीज एशेज जिसमें कि इतना टर्न आउट होता है, इतना रेवेन्यू होता है फ्रॉम गेट मनी, तो वो कोई ऐसी पिच बनाएंगे मैच 2 दिन में खत्म हो जाए। तो जब आपके बैटर्स की भी स्किल इस तरह की हो गई है, तो फिर इस तरह का होगा। और मेरा फिर वही क्वेश्चन है लोगों से कि वाई वी आर स्टिल प्लेइंग 5 डेज टेस्ट मैचेस। ठीक है, आपकी जो बड़ी टीम्स है, एशेज हो गई, बॉर्डर गावस्कर सीरीज हो गई, इंग्लैंड इंडिया हो गई, वो आप खेलें 5 डेज। लेकिन जब कोई छोटी टीम्स आ रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, आई वुड प्रेफर टू हैव 3 मैचेस, 3 टेस्ट मैचेस इन अ सीरीज, और आप एक मैच को जो है वो 4 दिन कर दें, क्योंकि रिजल्ट वैसे ही आपका जो है वो 3-4 दिन के अंदर अंदर आ जाना होता है। Mazhar, thank you so much for joining me once again on Cricket on Loop, and thank you guys for watching. अपना बहुत ख्याल रखें, and make sure that you subscribe to the channel as well, and that you follow us across social media. Thank you for watching.